नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। सियासत क्या है, शायद पूरी तरह से न तो कोई समझ पाया है, न समझने की कोशिश कर पाया है, न समझाने की कोशिश कर पाया है। हालांकि सियासत ही वो एक कह सकते हैं कि एक तरीका है जिसकी बुनियाद पर पूरा का पूरा निजाम टिका हुआ है। क्योंकि सियासत की बुनियाद पर जो सियासी जमातें होती हैं वो अवाम के बीच जाती हैं और सियासत की बुनियाद पर ही अवाम यानी सियासी जमातों के हिकमत अमली और उनकी सियासत की बुनियाद पर अवाम ये जहन बनाती है कि किसे मौका देना है हुकूमत बनाने का, किसे वज़ारत आला की कुर्सी तक पहुंचाना है या किसे वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचाना है। लेकिन इन सब के बावजूद सियासत में बिल्कुल जैसे कई बार क्रिकेट के ताल्लुक से कहा जाता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। मतलब क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसी तरह से सियासत में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने बारहा देखा होगा कि कैसे कोई शख्स आज अगर बीजेपी में है, कल किसी और पार्टी में चला गया तो वो बीजेपी को बुरा कहने लगता है। आज कोई किसी और पार्टी में है, बीजेपी में शामिल हो गया तो वो उसकी तारीफें शुरू कर देता है। ये हर जगह है, हर पार्टी में ये चीजें हैं। और खासतौर से चुनावों से पहले ऐसी खलबली या ऐसी भागम भाग ज्यादा देखने को मिलती है। अभी हालिया दिनों आपने देखा लखनऊ में किस तरह से एक बड़े जो वहां सियासी खानदान है, वहां की एक फर्द, उस घर की एक बहू, उसने एक पार्टी का दामन थामा, उसको लेकर काफी सवालात खड़े हुए। लेकिन ये सियासत है और सियासत पर सब कुछ होता रहता है। आज हम दरअसल बात इसलिए कर रहे हैं कि वजीर आला केसीआर, शॉर्ट टर्म है इनका, पूरा नाम है कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना के वजीर आला है। और ये जो पार्टी इनकी है वो है TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो केसीआर अभी यहां तेलंगाना में वजीर आला हैं। इनकी पार्टी TRS जो है उसकी सरकार है और उनकी पार्टी को हिमायत हासिल है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। तो केसीआर ये वो शख्सियत है या वो पार्टी है जब मरकज में कोई भी ऐसा बिल जो मरकज की मोदी हुकूमत को जब पास कराना होता है, खासतौर से राज्यसभा में या लोकसभा में भी, तो जब उसके पास नंबर्स कुछ घटने वाली पोजीशन होती है तो ऐसे कई बिल के ताल्लुक से TRS का इकदाम ऐसा होता है कि उसका फायदा सीधे तौर पर बरसर इक़्तिदार को, जमात को पहुंचता है। तो मतलब यह है कि वो मरकज की हुकूमत को फायदा पहुंचाती रही है अक्सर, हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर। अब क्या हो गया है कि केसीआर ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं, बहुत सख्त बातें कह रहे हैं मरकज की हुकूमत के बारे में, मोदी सरकार के बारे में। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के सियासी पहचान को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे ओवैसी ने भी एक ठंडी आह भरी है, यानी खुशी का इजहार किया है। इसी पर आज बातचीत होगी कि सियासत में यह रंग किस तरह बदल रहा है और इसका मतलब क्या है। अगले आधे घंटे ऐसे कई सवालों के जवाब। तो कुछ देर में हम आपको यह बताएंगे कि केसीआर ने किस तरह के बयान दिए हैं, खासतौर से तब जब मरकज का जो बजट पेश किया गया था तो बजट के ताल्लुक से जब उनका रद्द-ए-अमल जानने के लिए उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था। एक तो यह बात, दूसरी बात यह कि एक तरफ लगातार ये नैरेटिव चलता रहता है, खासतौर से जो मुल्क के कुछ ऐसी जमात जो थोड़ी ज्यादा परेशान हाल है या जो तरक्की की रेस में ज्यादा आगे नहीं है, हालांकि आबादी में बहुत आगे है, उसे कहीं ना कहीं इस बात का एक डर खौफ रहता है कि कुछ सख्तगीर तंजीमें, राइट विंग तंजीमें आईन को बदलना चाहती हैं। इस तरह की बातें रहती हैं। आखिर क्या बात हो गई है कि केसीआर भी आईन को बदलने की बात कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि नया संविधान चाहिए। तो केसीआर जिस नए संविधान की बात कर रहे हैं, क्या यह नया संविधान या नया आईन वही है जिसको लेकर डर मुल्क के वैसे तबके में है
जो थोड़ा तरक्की की रफ्तार में पीछे है, भले ही उसकी आबादी ज्यादा है, या इनकी संविधान की मांग कुछ अलग है? मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मैं बारी बारी से उनका तारुफ करा देता हूं, फिर इस पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ हैं कृषक, जो चेयरमैन हैं टीएसएमडीसी के, यानी टीआरएस के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है। एन रामचंद्र राव बीजेपी के तर्जुमान हैं, और इनामुर रहमान गयूर सीनियर जर्नलिस्ट, और एडवोकेट आदिल हसन एआईएमआईएम की यूथ प्रेसिडेंट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू के खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है खबर खास। मैं आप तमाम लोगों की इजाजत से पहले वो बयान सुनाना चाहता हूं जिसकी वजह कर आज हम सब इकट्ठा हैं इस पर बात करने के लिए, इसकी मानी मतलब को समझने के लिए। बयान सुनते हैं। नथिंग विल चेंज इन दिस प्रेजेंट सेटअप। एक नया सोच, एक नया दिशा, नया संविधान, यही हमारा नारा होगा। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोशिश यह है कि ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द फेस ऑफ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है, उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। केसीआर ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है केशर ऑन द भारत, इसमें कहा गया कि संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केसीआर का बोलना यह था कि मोदी सरकार ने जो प्रपोजल मूव किया है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का, वो फेडरलिज्म को हर्ट करता है, और फेडरलिज्म खुद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार उसका वायलेशन कर रही है। इस भाजपा सरकार को उखाड़ के बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे देश में सब कुछ है, हम धनवान हैं। हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हमारे केंद्र सरकार के पास दिमाग की कमी है, सोच में गरीबी है। हम दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन सकते हैं। यह हमारा बदनसीबी है कि जो केंद्र में हमारे पास काम कर रहे हैं सरकारें, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों भी फ्लॉप है। भी चुनाव आता है देश में, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, देश को विभाजन करो, क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, बल्कि आज इस वर्चुअल रैली के जरिए मैं हमारे प्रदेश के, तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को बताया कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का कोई एजेंडा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो अपने अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ दिलाना चाहता है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस पर जो हमारे साथ बीजेपी के लीडर मौजूद हैं उनसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। कृषक जो टीआरएस के लीडर हैं, कृषक साहब, मेरा सवाल सीधा ये है कि आज 3 फरवरी है, 5 फरवरी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद आ रहे हैं। यह मौका होगा जब वजीर आला उनसे मिलेंगे, उन्हें रिसीव करेंगे और शायद साथ साथ रहेंगे काफी देर तक। लेकिन उससे ठीक पहले ऐसा क्या हो गया है कि वजीर आला बुराई कर रहे हैं, वजीर आला तनकीद कर रहे हैं मरकज यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप पर? कृष्ण साहब, केंद्र सरकार का बजट आया है, 8वां बजट है, और ये 8 बजट में अभी तक तेलंगाना के लिए कुछ नहीं मिला है, पूरा शून्य है। सिर्फ यही नहीं, संविधान की खून आज की केंद्र सरकार हर तरफ से कर रही है, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। क्योंकि खेती में अपना टांग अड़ाते हैं, राष्ट्र सरकारों के साथ बात ही नहीं करते। वो लोग किसान के प्रति लॉज लेके आते हैं, और जब लाते हैं कोई डिस्कशन नहीं होता है, जब वापस लेते हैं फिर भी डिस्कशन नहीं होता है पार्लियामेंट में। और बिजली के बारे में बिल लाते हैं, यहां तेलंगाना सरकार 24 घंटे क्वालिटी सप्लाई हम लोग कर रहे हैं, सब्सिडी फ्री किसान के लिए, और ये लोग बिल लेके आते हैं और उसके ऊपर भी राष्ट्र सरकारों के साथ बात नहीं करते। स्वास्थ्य के बारे में जब कोरोना के समय में, ऑक्सीजन प्लांट के समय में आपने देखा था, तमिलनाडु केंद्र को लेटर आता है
कि ऑक्सीजन ये कर्नाटका को मत भेजाओ। हम लोग देखते हैं विशाखा स्टील प्लांट से लेके आए या उड़ीसा से लेके आए एयरलिफ्ट कर, ऐसा एक कंफ्यूजन। और यही केंद्र सरकार स्वास्थ्य के समय में चर्चा उठाती है, राष्ट्र के सरकार कुछ खरीदेंगे क्या या प्राइवेट वाले खरीदेंगे, ऐसा केंद्र सरकार है ये। इतना ही नहीं, आज शिक्षा के ऊपर भी आरएसएस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसा बुलडोज कर रहा है, हिंदी के ऊपर डिस्कशन लाते हैं ये लोग। अरे यहां पे हम लोग हर एक लैंग्वेज, यहां पे देखिए आप, तेलुगु है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, ऐसा कोई डोमिनेशन नहीं दिखता है, पर ये लोग करते हैं। आज सिंगरेनी का देखिए आप, सिंगरेनी के श्रमिक भाई बहन सब लोग क्यों लड़ रहे? केंद्र सरकार निर्णय लेती है कि यहां के जो खान है, कोयले के खान है, इसको प्राइवेटाइज कर दो, बेच दो। तेलंगाना के सरकार के साथ बात नहीं करती है, यहां के श्रमिक के साथ बात नहीं करती है, निर्णय लेते। वहां दिल्ली में बैठ के खुद ब खुद राज्यों के खिलाफ, तेलंगाना जैसे राज्यों के खिलाफ निर्णय लेते हैं, और इसके बजट में एक बार भी नहीं आता है। आधा मिनट और ठीक है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। एन रामचंद्र राव साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान बीजेपी। रामचंद्र राव साहब, आप कैसे डिफेंड करेंगे ये वजीर आला केसीआर का, के चंद्रशेखर राव का, ये किस तरह का बिहेवियर है, ये कैसी सियासत है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडरशिप पर, मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। देखिए, जो बजट प्रवेश हुआ है संसद में, इस बजट के खिलाफ या इस बजट के सपोर्ट में बात करना राजनीतिक पार्टियों का अपना हक है। केसीआर साहब टीआरएस पार्टी से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, और बीजेपी का जो बजट प्रवेश हुआ है उनको पूरा अधिकार है कि उनको इस बजट की आलोचना करे। लेकिन केसीआर साहब जो है, तो जनता के सामने वास्तविकता को छुपाकर, झूठ को फैलाकर, मरकज के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बयान दिए जो आपत्तिजनक है। पहली बात है, उनका भाषा का जो प्रयोग हुआ है, आज जो पूरे देश में पूरा जो पिछड़ापन है, और उसको आगे लेने के लिए इनके पास बहुत बड़े नए विचार है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपके प्रदेश में समस्या है, जो अपने प्रदेश में समस्या है, रोजगारी की समस्या हो या बेरोजगारों को आपने 30,016 रुपया जो मुआवजा देने का हर महीने का आपने ऐलान किया था, नहीं तो मुख्यमंत्री के खुद के चुनाव क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या हुई, खुदकुशी हुई थी। नहीं, मेरा सवाल अभी यहां पर ये कि केसीआर सवाल ये उठा रहे हैं कि सेंटर की लीडरशिप सही नहीं है। केसीआर कह रहे हैं कि सेंटर की लीडरशिप झूठ बोलती है। मैं यही बताना चाहता हूं, पहले आप अपने आंगन में देखिए क्या हो रहा है, पहले आपके घर में देखिए क्या हो रहा है। आपका घर तो टूटा फूटा है, आपके घर में तब्दीली मची हुई है, और आप बात करते हैं मरकज के बारे में। मैं हर चीज जो केसीआर साहब ने कहा, वो सिर्फ ओवैसी जी को, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी प्रशंसा की गई, वो खुश हो गए। ओवैसी साहब एक दूसरे को वो लोग प्रशंसा करते हैं, ओवैसी साहब केसीआर को बड़ा मानते हैं, केसीआर साहब ओवैसी को बड़ा मानते हैं। दोनों मिलकर आज मरकज से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ने दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा यही मानना है कि आज 70 साल के बाद आज भारत में जो भी कुछ प्रगति हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के काल में हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपके पास फिर वापस लौटूंगा। इनामुल अमान गल्ले साहब, थोड़ा सा और इंतजार कीजिएगा। मुझे आप पे एकदम एक्सपर्ट कमेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट कमेंट चाहिए, लेकिन पहले मैं जाऊंगा आदिल हसन के पास, जो एमआईएम के यूथ लीडर है। आदिल, इस बात को केसीआर ने इधर कहा नहीं कि उधर ओवैसी साहब ने उसे भुनाना शुरू कर दिया यूपी के इलेक्शन में? क्या ओवैसी साहब को इस बात की जरूरत महसूस हो गई थी कि कोई आए और मेरे बारे में कह दे कि मेरा कोई और एजेंडा नहीं है सिवाय ये कि मैं अक़लियतों को एक लीडरशिप देना चाहता हूं? ये तो सच्चाई है ना बड़े भाई कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमांचल को 371 बिहार दिलवाना चाहते हैं। एएमयू की सीमांचल किशनगंज की लड़ाई लड़ रहे हैं।
महाराष्ट्र में मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर हुआ था फसादात, उसके बाद रिहैबिलिटेशन में सबसे ज्यादा कोई सबसे आगे रहा, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आसाम में बाढ़ आया तो सबसे पहले अगर रिलीफ टीम गई थी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के गए थे। आज बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में कहीं पे मुसलमानों पर या किसी मजलूम पर अगर जुल्म होता है तो जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है वो आवाज नहीं उठाती है। अगर उठाती है तो एक ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। केसीआर साहब भी देखा है कि ट्रिपल तलाक पे किसने बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। कश्मीर के मुद्दे पे किसने बोला तो बैरिस्टर साहब ने बोला। अफराजुल पे किसने बोला, पहलू खान पे किसने बोला, जुनैद पर किसने बोला। अगर कहीं पर मजलूमों के साथ कोई खड़ा रहता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो केसीआर साहब को इस बात का एहसास है कि भाई एक तेलंगाना का एक, मैं तो शुक्रगुजार हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर साहब का, एमआईएम का, कि एमआईएम बिहार में आई, उत्तर प्रदेश आई, बंगाल आई और झारखंड आई और आज एक क़यादत दे रही है। पहले हम लोग दरी कब तक बिछाएंगे, कब तक अफ्तार पार्टी तक महदूद रहेंगे, कब तक हम सिर्फ अफ्तार लेकिन पार्टी और यूपी के इलेक्शन में भी ये बात वहां पर कहीं ना कहीं दबे जुबान आती रही है कि ओवैसी के चुनावी मैदान में आने से इसका नतीजा क्या हो जाता है, फायदा किसे मिल जाता है सियासी तौर पर, वोट किस तरह से बनता या बिखरता है। अजीम भाई, फायदा और नुकसान आप ही देखिए, आज सीमांचल में 5 एमएलए आज सीमांचल में जो डेवलपमेंट की रफ्तार है, आज वो रफ्तार अलग है। आज अख्तर उल ईमान साहब हो, शहनवाज क्या साहब रफ्तार है, पटना का शम्सुल हुदा मदरसा बंद हो गया, क्या किया एमआईएम ने वहां पर, में एक बदलाव आ शम्सुल हुदा मदरसा पटना में बंद हो गया, 100 साल पुराना मदरसा, एक भी टीचर वहां पर नहीं है। कितने दिन धरना दिया एमआईएम ने वहां पर, में जो बाढ़ आया था, आप बाढ़ की बात छोड़िए सर 2017 में बाढ़, शम्सुल हुदा मदरसा की कहानी पता है आपको, वो लोग अभी आज मिल रहा है। आज हमारी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का की सरपरस्ती, आज हम बिहार सरकार से लड़कर सब जितने उनका जो रिलीफ कोड है, बाढ़ रिलीफ कोड, वो दिलवा रहे हैं, जमीन दिलवा रहे हैं। आज वहां चलिए ठीक है, इस बात का एहसास, ओके आदिल मैं आपके पास आता हूं, लेकिन शम्सुल हुदा मदरसे के बारे में एमआईएम ने क्या किया है, कितने दिन धरने पर दिया, कितने दिन भूखे प्यासे बैठे, ये सवाल करेगी आपसे आवाम। आप बिहार में आपको 5 एमएलए दिया है आवाम ने, हमारा 31 मार्च तक सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं, अगर सीमांचल को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा तो हम सीमांचल जाम करेंगे, मुख्यमंत्री को सीमांचल में नहीं आने देंगे। चलिए इनामुर रहमान गयूर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने अभी टीआरएस के लीडर को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, हमारे नाजरीन ने, और एमआईएम को भी सुना। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या केसीआर का ये मुतालबा कि हमें एक नई सोच, नई दिशा और नया संविधान चाहिए, यह उनका बयान डरा तो नहीं रहा है किसी को, मुल्क की किसी आबादी को, कि ये किस तरह का संविधान चाहिए इनको? बहुत सही सवाल है आपका कि उनकी बातचीत में नए संविधान की उन्होंने जो बात की वो हर किसी को चौकन्ना कर सकता है, बिलखुसूस माइनॉरिटीज को चौकन्ना कर सकता है, क्योंकि इस तरह की सोच तो बीजेपी की बहुत जमाने से है ही कि संविधान को बदलने की जरूरत है। अलग अलग तरह के सेक्युलर माइंडेड पार्टीज की तरफ से अलग अलग तरह के संकेत इशारे आ रहे हैं। केसीआर साहब की ये बात को बड़े गौर से देखने की जरूरत है कि कहीं दरपर्दा वो इस बात की हामी तो नहीं भर रहे कि वो संविधान को बदलकर ऐसा नक्शा क्रिएट करना चाहेंगे, मुल्क का ऐसा संविधान देना चाहेंगे जिसके अंदर शायद हिंदू मेजॉरिटी रूल को बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की शक्ल में बदल दिया जाए। ये चीज के लिए का इख्तलाफ करते हुए केसीआर साहब कहीं नजर नहीं आते। दूसरी तरफ हमारे ज्यादातर सेक्युलर पार्टी के चैंपियन केजरीवाल साहब हैं जो ये कहते हैं कि भाई रिलीजन कन्वर्जन लॉ के लाने की बेहद जरूरत है, लेकिन ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ये सब बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि दरपर्दा वो लोग देश के सेक्युलर कैरेक्टर के खिलाफ हैं या उसके बदले जाने के फेवर में हैं। लेकिन केसीआर साहब के अपने अच्छे काम हैं, वो कामों की हद तक उनको मुबारकबाद की जरूरत है। और उनके स्टेट के साथ, हमारे स्टेट के साथ, मेरे प्यारे तेलंगाना के स्टेट के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसे कि सिंगारनी कॉलोनीज को बेच देने की बात की जा रही है। एक मिनट मुझे टीआरएस के लीडर से इस पर एक रिएक्शन लेने दीजिए। कृषांक जी, मेरा सवाल आपसे है, आइन को क्यों बदलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बदलना चाहते हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? इससे एक बड़ी आबादी में, खासतौर से अकलियतों में, और जो ऐसी बिरादरी या जमातें हैं जो तरक्की के रफ्तार में नीचे हैं, पीछे हैं, उनके दिल में एक डर पैदा हो सकता है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है साहब, हम एक चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने सुना, आपके घर को देखिए, आपका घर तेलंगाना भारत देश में नहीं है,
तेलंगाना ये देश के बजट में जब हम अपना हक पूछ रहे हैं, हम बाहर वाले हो गए, देशद्रोही हो गए। हम पूछ रहे हैं कि आरक्षण में अगर तेलंगाना का मरकज की बजट में तेलंगाना को लेकर एलोकेशन में कमी है तो इसका संविधान से क्या रिलेशन है? मैं बता रहा हूं, इसलिए प्लीज सुनिए। हम आरक्षण बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनॉरिटी रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए, हमने ये प्रॉमिस किया। कहां रुक गया केंद्र सरकार? आदिवासी गिरजन का रिजर्वेशन बढ़ाने की प्रॉमिस है, हमने असेंबली में रेजोल्यूशन भी लिया। कहां रुक गया केंद्र सरकार? बीसी जनगणन पॉपुलेशन का उनको मिलना चाहिए, और दलित का भी पॉपुलेशन बढ़ गया, इनका भी चाहिए रिजर्वेशन का। ये पूरे डिस्कशंस कहां रुक रहे केंद्र सरकार? ठीक है, इनामुर रहमान गयूर साहब, क्या ये वजूहात हैं जिनके बिना पर नए संविधान की वकालत कर रहे हैं केसीआर साहब? अगर यही वजूहात हैं तो बड़े वेलकम वजूहात हैं, लेकिन वो बात को समझाने के लिए उनको और भी कुछ करने की जरूरत है। जैसे कि केसीआर साहब ने अपने बजट से रिलेटेड तकरीर में ये बात कही कि सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए रखे गए दलित्स के लिए और जो है आदिवासियों के लिए और ट्राइबल्स के लिए, ऐसी बात उन्होंने कही। उन्होंने उसके अंदर माइनॉरिटीज का जो है जिक्र नहीं किया। सबसे ज्यादा जरूरत तो आज माइनॉरिटीज को है, क्योंकि ये बात मनमोहन सिंह ने कही थी तो बतौर कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर के नहीं कही थी, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट की हैसियत से, देश का दर्द रखने वाले आदमी की तरफ से उन्होंने ये बात कही थी, और वो बात अपनी जगह सही है। लेकिन इस तरह खुल के बात करने वाले लोग हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के कितने ही बड़े क्यों ना हो, वो नहीं करते और प्रिंसिपल स्टैंड नहीं लेते, जो कि एक बहुत बड़ी दुखदायक बात है। इसकी बात के बिहेवियर है तेलंगाना वो डेफिनेटली कंडेमेबल है। ये सरकार देगी ही नहीं, केंद्र सरकार देगी ही नहीं, ये बोला तो कोई भी जवाब नहीं। तेलुगु में जो बोला था तो माइनॉरिटीज के लिए तो ये सरकार देगी ही नहीं, इनको होगा ही नहीं बोल के उनका एटीट्यूड वैसा है। केंद्र सरकार ये मेंशन किया था उन्होंने। अभी आप हैदराबाद शहर में देख लीजिए, हैदराबाद में मेट्रो तेजी से दौड़ रहा है, इसकी आप तारीफें करते हैं, लेकिन मेट्रो किस इलाके में है और किस इलाके में नहीं है? कौन सा इलाका ऐसा है जहां मेट्रो नहीं गया है? कौन सी आबादी वहां रहती है? क्यों उसे अलग रखा जा रहा है? क्यों उसे इस तरक्की के रेस से अलग रखा जा रहा है? आप बात करें संविधान बदलने की। 1 मिनट में रामचंद्र राव जी आपके पास आता हूं। रामचंद्र राव, 1 मिनट रामचंद्र राव जी, आप इस बात को कैसे देखते हैं? बीजेपी इस पर क्या स्टैंड रखती है? अगर केसीआर कहते हैं कि हमें नया सोच, नई दिशा और नया संविधान चाहिए। देखिए, कोई नई सोच में, कोई नए विचार पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनका जो मानना है, जिनका जो कहना है, ये जो गलत है। ये कांग्रेस के साथ मिले हुए थे, ये कांग्रेस की सरकार में थे, और इनकी क्या नहीं सोच है तेलंगाना में, पहले वो बताए क्या सोच है इनकी। और संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान का संशोधन हो सकता है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कभी बदल नहीं सकता। हमने वेंकटचलैया कमीशन को लगाया था, उस पर जोर शोर से बहुत हल्ला गुल्ला करे, यही लोगों ने किया था। और आज आपका इंटेंशन गलत था, की बात बदलने आपका इंटेंशन बी आर अम्बेडकर ने दिया इस देश का था। और एक बात मैं कह दूं, तेलंगाना के लिए कुछ दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, बता रहे हैं। ये बजट जो है पूरे देश के लिए, 29 स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए है, और किसी का कोई बात नहीं, बजट पे बाद में फिर कभी बात कर लेंगे, उससे हम आगे बढ़ चुके। बजट तो 25 साल के लिए, तो क्या 25 सालों तक अब यूनियन सरकार जो है, केंद्र सरकार कभी बजट पेश नहीं करेगी? साल नहीं करेगी? 25 साल का तो फिर बात करेंगे कभी। ये 25 साल का बजट नहीं है। एडवोकेट आदिल हसन, यूथ लीडर MIM में आपके पास आ रहा हूं। मुसलमानों में, अकलियतों में इस बात को लेकर एक डर समाया रहता है कि संविधान बदले जाने की बात हो रही है। जिस तरह से बहुत सारी चीजों को बदलने की बात हो रही है, नया भारत, नया भारत, नया भारत में अकलियतों की हालत क्या है, यह किसी से छिपी नहीं है। अगर केसीआर एक तरफ तारीफ करते हो, वैसी की दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें नया संविधान चाहिए, MIM इसे कैसे देखती है? भाई, फेडरल स्ट्रक्चर पर जो जोर दिया, जो लोहा जो सरकार उस पर बंदिश कर रही है, जो IAS IPS कैडर मामले में, या जो फेडरल स्ट्रक्चर जो स्टेट को जो शेयर मिलना चाहिए। आपने देखा कि नीतीश कुमार जो है बिहार स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, लेकिन सीमांचल जो सबसे पिछड़ा इलाका है, लेकिन सीमांचल स्पेशल स्टेटस नहीं देना चाहते हैं, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज नहीं देना चाह रहे हैं। ये तो डुअल पॉलिसी है ना, इन लोग की डबल इंजन की सरकार है।
और जिस दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में हैं, इस बात की एक मर्द मुजाहिद है, एक एमपी है, और वो इस बात की जब तक वो रहेंगे इंशाल्लाह मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ वो ठीक है होगा। आदिल हसन पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे। मेरा सवाल सिर्फ ये है, केसीआर तारीफ करते हो वैसी की, हम लोग और केसीआर कहते हैं कि हमें नया संविधान चाहिए, इससे बड़ी आबादी में डर पैदा हो जाएगा कि भाई आप कैसा संविधान चाहते हैं। नया संविधान में इंसाफ हो, बीजेपी का नफरत नहीं हो। तो इंसाफ इसमें कहां नहीं है संविधान में? नफरत की पॉलिसी नहीं हो, इंसाफ हो। लास्ट लेग में जो सबसे आखिरी पायदान पे उसको सुविधाएं मिले, उसको सरकार के स्कीम मिले, ये है नया संविधान। बीजेपी का नफरत वाला नहीं हो कि वरुण गांधी अलग है और राहुल गांधी अलग है, जो नफरत वाली बात करते हैं। ये जो बीजेपी करती है, मुसलमान को बोलती है 80 और 20 वाला जो बीजेपी करती है, ये संविधान में नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, मैं फाइनल कमेंट के लिए फिर से इनामुर रहमान गयूर साहब के पास आ रहा हूं। इस सियासत को कैसे समझा जाए? वक्त तो कम है, लेकिन फाइनल कमेंट दे दीजिएगा 30-40 सेकंड में प्लीज। केसीआर का ये बदला रुख क्या बता रहा है? फाइनल कमेंट में सबसे केसीआर बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, अपने मिनिस्टर से नहीं मिलते, एक अफसोसनाक बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि उनकी नजर बहुत अच्छी रहती है स्टेट के ऊपर, और वो अपने तौर पर जो कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि वो और भी ज्यादा उसके अंदर कामयाब हो, ओल्ड सिटी के अंदर मेट्रो आए। लेकिन आप बीजेपी के लोगों से ये कहें कि उनसे जो सवाल पूछा जाए, उनपे जो एतराज किया जाए, वो उसका जवाब दें। पलट के ये नहीं पूछे कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अब अगर बजट उन्होंने पेश किया है तो उनको ये जवाब देना है कि ये नए प्रोपोजल जो ला रहे हैं कि फिगर। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से अब हमें वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त दिया, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।